हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कार्य पुस्तिका वर्क बुक कक्षा 10 विज्ञान विषय की। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे अपनी वर्कशीट पहली, दूसरी और तीसरी के बारे में। कार्यपत्रक पहला, दूसरा, तीसरा हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हैं पहले पार्ट से। फर्स्ट चैप्टर क्या है साइंस में अपना? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन को बड़े आसान ढंग से। ठीक है ना। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है ना। और आपके जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स है, इंग्लिश है और साइंस, इन तीनों की वर्क बुकें हैं, वो आपको एकदम कंप्लीट एक्यूरेट सोल्यूशन के साथ सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक करना नहीं भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट पहली। ठीक है ना। और पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पार्ट है। फिर उसके बाद बायो के आएंगे, फिर फिजिक्स के हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखिए। रासायनिक समीकरण आप किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादों एवं अभिकारकों को उनके प्रतीक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए, अभिकारकों व उत्पादों को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या दर्शाता है? ठीक है। तो ये एक रासायनिक समीकरण होता है और ये दर्शाता है क्या? देखिए, ये चीज दर्शाता है उनमें बनने वाले उत्पाद और अभिकारक ने जो हिस्सा लिया अभिकारकों ने, उनको दर्शाता है। ठीक है ना। और इससे बनता है आपके समीकरण, और उसको आप कहते हैं रासायनिक समीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों का द्रव्यमान समान रहता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो अभिकारक और उत्पाद, इनको न तो हम नष्ट कर सकते हैं न ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, सिर्फ उनके रूप को बदल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ये होता है अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है सूत्र और ये रहा इसका नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। निम्न समीकरण कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है? ये NAS एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। और ये कौन सी अभिक्रिया? देखिए, ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और जिंक जो कि ज़्यादा अभिक्रियाशील है, रिएक्टिव है, इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस यानी विस्थापित कर देता है और सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना कार्यपत्रक 2। ठीक है ना। इसके अंदर है पहला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। दीवार पर सफ़ेदी करने पर चमक क्यों आ जाती है? चमक क्यों आती है? तो देखिए, ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित, CO2 कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। उसकी एक पतली परत दीवार पे जमा हो जाती है, जिससे 2-3 दिन बाद या 3-4 दिन बाद में दीवारों में चमक आ जाती है। ठीक है ना। अगला देखिए, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में आपको अंतर बताना है कि भाई ऊष्माक्षेपी क्या होती हैं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए, श्वसन अभिक्रिया है अपनी, प्राकृतिक गैस का दहन होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या है? वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है, जैसे शक्कर का जल में घुलना। ठीक है ना। अगला देखिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, स्पष्ट कीजिए ये, क्योंकि श्वसन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अतः ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला देखिए, फेरस सल्फेट में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं? तो ध्यान रखिए, ये फेरस सल्फेट है, ये जब इसके अंदर पानी डाला तो क्या बना? FeSO4 फेरस सल्फेट, और इसके अंदर पानी के अणु होते हैं अपने 7।
ठीक है ना। तो आपका आंसर होगा 7 अणु। क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं? 7। अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी में किस प्रकार की अभिक्रिया घटित होती है? उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। फिर देखिए, विस्थापन अभिक्रिया में होता है, क्या होता है? अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा देता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभी हमने पिछली अभिक्रिया देखी थी जिसमें अधिक अभिक्रियाशील जिंक था जिसने कॉपर को हटा दिया था, ठीक है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगला देखते हैं, कार्यपत्रक है अपना तीसरा, और इस पाठ का ये लास्ट कार्यपत्रक है, ठीक है। पूछा गया है कि संक्षारण किसे कहते हैं? तो देखिए, जब कोई धातु अपने आस पास की अम्लता या आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उस पर जंग यानी रस्टिंग, जंग लग जाता है, और इसे ही संक्षारण कहा जाता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना। अगला देखिए, किस घटना के कारण चांदी काली पड़ जाती है? चांदी है ना काली क्यों हो जाती है? तो चांदी को कहते हैं एजी, अर्जेंटम, ठीक है ना। हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके सल्फाइड बनाती हैं, जिसके कारण चांदी पर काली परत चढ़ जाती है। कहने का मतलब, जब अभिक्रिया किसकी होगी? अपने ये पड़ा, ये अपनी चांदी है, और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रहा हाइड्रोजन सल्फाइड, ये चांदी, इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो ये सिल्वर सल्फाइड बन गया, ठीक है ना। और सिल्वर सल्फाइड बन गया, हाइड्रोजन गैस यहाँ मुक्त होगी और सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा, और इसका रंग कैसा हो जाएगा? इसका रंग अपना काला हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, कॉपर के ऊपर हरापन कौन सी अभिक्रिया के कारण दिखाई देता है और क्यों? तो देखिए, कॉपर है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कॉपर अपने यूं ही खुला पड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड अपने हवा में मौजूद है। जब ये धीरे धीरे इसके संपर्क में आता रहता है लगातार, तो इसका रंग शुरू में भूरा होता है, जब कॉपर एकदम चमकता है ना तब भूरा रंग होता है, और धीरे धीरे कॉपर कार्बोनेट बन जाता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, जिसका रंग हरा हो जाता है। तो हरा क्यों होता है? क्योंकि कॉपर कार्बोनेट बनता है जिसके कारण हरा हो जाता है, ठीक है। और अभिक्रिया ये लिखी हुई है। अगला देखिए, निश्चित अवधि के पश्चात तेलीय खाद्य पदार्थों का स्वाद क्यों बदल जाता है? तो ध्यान रखिए, तेलीय पदार्थ वायु के संपर्क में आने से अपचयित हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाते हैं। इसके कारण वो खराब हो जाते हैं, उनका स्वाद बदल जाता है, क्योंकि उनका क्या ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है ना। अब इसे रोकने के लिए क्या करते हैं? देखो, सीलबद्ध चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे वायु के संपर्क में वो आएंगे नहीं, और नाइट्रोजन गैस अक्रिय होती हैं, तो इससे आप कोई नुकसान होगा नहीं। अगला सवाल देखते हैं, उपचयन और अपचयन को परिभाषित कीजिए। बहुत ही आसान है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन कहलाता है। और अपचयन क्या होता है? किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन मतलब रिडक्शन, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अपना लास्ट क्वेश्चन है, अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है? तो देखना, जब विलयन के अंदर क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में वे विलयन किसी श्वेत ठोस पदार्थ का निर्माण करते हैं, और वो जो होता है वो जल में ठोस पदार्थ अविलेय होता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और इसके अंदर जो ठोस पदार्थ बनता है उसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है? रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया के कारण प्राप्त होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बेहतरीन ढंग से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।